हाँ, तो आज वही टीएस ग्रेवाल, सब अपनी अपनी बुक्स निकाल लो और उसका सीधा इलिस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, किसका, निकेश का, वो भी 31 मार्च 2020। ठीक है, ये सारे हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स दे रखे हैं और पीछे क्वेश्चन के एंड में हमें क्या मिलती हैं, हमेशा एडजस्टमेंट्स। क्या क्या बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2020 का, और साथ ही साथ बनानी है बैलेंस शीट, और उसके अंदर आपको क्या सॉल्व करनी है, ये एडजस्टमेंट्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी यही सिखाया था कि बेटा जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, उनकी एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो देखो, सबसे पहली जो इलिस्ट्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहे हैं कि स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 14,000। हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रहा है कि 14,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। और अब आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स, क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है क्या, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल्स बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कह रहे हैं कि यार क्लोजिंग स्टॉक में हमने एक ऐसा स्टॉक इंक्लूड कर दिया है जो हम बेच चुके हैं, जिसकी सेल हो चुकी है, ठीक है, और हमने सेल को रिकॉर्ड भी कर लिया है, मतलब सेल हो गया, हमने उसको सेल्स में लिख भी दिया, लेकिन हमने उसको अभी तक कस्टमर को डिलीवर नहीं किया। अरे डिलीवर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ऑफिस में या स्टोर में या शॉप में सामान रखा हुआ है, आज डिलीवर नहीं हुआ, कल डिलीवर हो जाएगा, परसों डिलीवर हो जाएगा, लेकिन सेल हो चुकी है, फिर भी हमने उस गुड्स को अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर रखा है, जो कि गलत बात है। अब देखो ये एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तमीज से बनाना भाई, बहुत अच्छे से लिखना। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहला जो कॉलम होता है ऊपर होता है बाय सेल्स का, फिर सेल्स रिटर्न, फिर दो तीन लाइनें छोड़ के लिख देना बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर 14,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो है एडजस्टमेंट आ रखी है, और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि क्या क्लोजिंग स्टॉक में हमारा क्या इंक्लूड है, सेल, सेल्स इंक्लूड है, जो कि जो गुड्स हमने कस्टमर को डिलीवर नहीं किए। तो भाई एक बात बताओ, क्या ये सही इंक्लूड है? नहीं, गलत। जब आपका वो स्टॉक है ही नहीं, वो गुड्स किसी और का था, आपने डिलीवर नहीं किया, बस आज नहीं तो कल वो डिलीवर हो जाएगा, तो आपने उसको अपने स्टॉक में ऐड कैसे कर रखा है, वो चीज गलत है। तो उसको हम स्टॉक से बाहर निकालेंगे, तो लेस करेंगे, कितने का था, 10,000। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गुड्स नॉट डिलीवर्ड, गुड्स नॉट डिलीवर्ड, कितने के गुड्स थे, 10,000, माइनस किए, हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 4,000 रुपीज। अब ये इसका पहला इफेक्ट था, ये इसका पहला इफेक्ट था। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, इसका दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक और कहाँ पे शो करते हो आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक शो करते हो बैलेंस में, करेंट में। तो ऊपर की एक दो तीन लाइनें छोड़ देना, ठीक है, उसके बाद यहां से लिखना क्लोजिंग स्टॉक, और सीधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,000 रुपीज। यहाँ पे भी सेम चीज है, 14,000 में से लेस कर दो कितना, डिलीवर्ड वाले गुड्स 10,000, अपने आप 4,000 आ जाएगा। यहाँ पे अगर शो नहीं भी करते ना माइनस करके तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल इफेक्ट मैंने शो कर दिया इसका, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हुआ, और एक एसेट में से क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस। तो पहली एडजस्टमेंट खत्म करते टिक कर लेना। दूसरी एडजस्टमेंट देखो क्या कह रहा है, दूसरी एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड द मशीन, प्लांट एंड मशीनरी में एक मशीन इंक्लूड है जो हमने खरीदी थी 20,000 रुपए की, और खरीदी भी कब थी, 1 अक्टूबर 2019 में, यानी कि मिड ऑफ द ईयर खरीदी थी। ठीक है, अब ये जो इतनी बड़ी लैंग्वेज इसने लिखी है ना, ये जो इतनी बड़ी लैंग्वेज ये लिख रहा है, इसको लिखने का एक मतलब है,
कि जो हमने मशीन खरीदी है वो अक्टूबर में खरीदी है, इसलिए ये डेट दी क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बात वो फ्यूचर में कर रहा होगा। वैसे इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखो, क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, ये रहा 1,40,000। तो 1,40,000 रुपए की जो हमारी मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी, उसमें उसके अंदर जो ये 20,000 रुपए की जो मशीनरी है वो कब खरीदी गई है, 1 अक्टूबर 2019 को, बस ये बता रहा है, ठीक है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब इसको इग्नोर करो, आ जाओ नेक्स्ट, इसका यूज क्या होगा मैं बताऊंगा अभी। थर्ड में कह रहा है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज फॉर वेजेस ₹1,200 एंड सैलरीज ₹2,800। आउटस्टैंडिंग वेजेस है और सैलरीज है 1,200 और 2,800। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जल्दी से अपना ट्रायल बैलेंस देखो। ट्रायल बैलेंस में तुम्हें यहाँ पे क्या मिलेगा, वेजेस 24,000 रुपए की वेजेस है और उसी के नीचे 40,000 रुपए की सैलरीज हैं। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, ये मैं पहले से ही सिखाता आ रहा हूँ। तो इसका जो पहला इफेक्ट है, आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर से 4 लाइनें 5 लाइनें 4 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखना है यहाँ से क्या, टू वेजेस, ठीक है। और वेजेस आपको कितनी दे रखी थी, 24,000, जिसमें आप ऐड करोगे क्या, आउटस्टैंडिंग वेजेस। और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो हमें दे रखी है 1,200 रुपीज, देखना, हाँ 1,200 वेजेस है हमारी, तो 1,200 रुपीज। शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज नहीं कर सकते, पूरा लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाओ नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे आप लिखोगे टू सैलरीज। 40,000 रुपए की ट्रायल बैलेंस में सैलरी दे रखी है, जिसमें हम ऐड करते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, और 20 कितना है, 2,800 रुपीज, खत्म। आउटस्टैंडिंग होता नहीं है वैसे वो। अच्छा देखो, तो ये हमारा पहला इफेक्ट था एडजस्टमेंट का, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में शो किया। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर ऊपर से 2 लाइनें छोड़ देना, फिर लिखना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप 2 है तो सैलरीज अलग कर देना और वेजेस को अलग से लिख देना। अगर एक है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर एक आइटम होता तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सीधा लिख सकते थे। 2 है, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके दिखा दिया, एक है 2,800 और एक है 1,200, टोटल 4,000। चलिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है काफी, डेप्रिसिएशन। कह रहे डेप्रिसिएशन लग रहा है 5% ऑन ऑल फिक्स एसेट्स। सभी फिक्स एसेट्स पे हमने क्या लगाना है, 5% डेप्रिसिएशन लगाना है फिक्स एसेट्स पे। अब क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें देखना है कि हमारे पास फिक्स एसेट्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो, तो सबसे पहले फिक्स एसेट मुझे मिली फर्नीचर, बिल्डिंग, फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, और देखो कोई हो फिक्स एसेट यहाँ तक, नहीं। तो 1 2 3 फिक्स एसेट्स हैं, तो इन सभी पे 5% जो है वो डेप्रिसिएशन लग रहा है। सबको पता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए लॉस होता है, तो लॉस के केस में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको शो करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो टू डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, फिर बिल्डिंग, और फिर है हमारे पास क्या, प्लांट एंड मशीनरी। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो भैया ट्रायल बैलेंस में जो फर्नीचर है वो हमें दे रखा है 16,000 का, तो 16,000 के ऊपर उन्होंने डेप्रिसिएशन हमें ऑलरेडी दे रखा है 5% 800। फिर बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग है हमारी 1,60,000 की ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो 1,60,000 का 5% डेप्रिसिएशन बना हमारा 8,000। अब जरा मेन चीज थी प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे रुक जाते हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो थी हमारे पास 1,40,000 की, 1,40,000 की। लेकिन 1,40,000 में से ये जो हमने सेकंड वाली एडजस्टमेंट पढ़ी थी, सेकंड एडजस्टमेंट क्या कह रहा था, सेकंड वाली एडजस्टमेंट में ये बोला गया है कि भाई ये जो 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी है वो 1 अक्टूबर में खरीदी है, जो कि उसमें इंक्लूड है प्लांट एंड मशीनरी में ऑलरेडी। तो 1,40,000 में कुछ इस तरीके से बांटा गया है, जिसमें से
1,20,000 तो पहले से ही प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास रखा हुआ था, और हमने जो और खरीदा है वो कितने का है, 20,000 की अलग है। ठीक है, हमारे पास 1,20,000 की तो पहले से थी, और इस साल जो हमने अक्टूबर में परचेज की है 20,000 की, वो अलग है। तब जाके हमारी टोटल प्लांट एंड मशीनरी जो है वो कितने की है, 1,40,000। सर आप ये अलग अलग क्यों कर रहे हो, डेप्रिसिएशन की वजह से। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 5%, तो भाई 1,40,000 में से 1,20,000 पर तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी पूरे साल का हम लगाएंगे 5%। लेकिन जब बारी आती है 20,000 वाली प्लांट एंड मशीनरी की, उस पे भी लगेगा 5%, लेकिन पूरे साल का नहीं लगेगा, वो सिर्फ 6/12 लगेगा। फिर ध्यान से सुनना, प्लांट एंड मशीनरी थी 1,40,000 की टोटल ट्रायल बैलेंस में। फिर एडजस्टमेंट में ये कहा गया कि भैया प्लांट एंड मशीनरी जो 1,40,000 की है उसमें 20,000 इंक्लूड है, जो हमने कब खरीदी है, 1 अक्टूबर को। तो यानी कि ये तो पूरे साल से थी हमारे पास, और ये कब से आई, ये अक्टूबर से। तो एक पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन और एक पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है इसका तो बन गया 6,000, इसका बन रहा है हमारा कितना, क्वेश्चन में गिवन भी है 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो है 6,000 और ये है 500। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है 6,500, जो कि आप यहाँ शो करो 6,500 रुपीज। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में यहाँ से 8-10 लाइनें छोड़ देना, फिर यहाँ से लिखना सबसे पहले फर्नीचर। फर्नीचर जो था वो था हमारे पास 16,000 का, जिसमें से हमने लेस करना है क्या, डेप्रिसिएशन, कितना, 800। फिर था हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास कितने रुपए की थी बच्चों, 1,60,000 की, जिसमें से फिर हमने लेस करना है क्या, डेप्रिसिएशन, कितना, 8,000 रुपए। और फिर हमारे पास बिल्डिंग के बाद आती है क्या, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हमारे पास है 1,40,000 की, और जिसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6,500 रुपीज। ठीक है, तो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई, हमने उसे टिक कर लिया। अब देखो फिफ्थ एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट में कह रहा है राइट ऑफ बेड डेट्स ₹1,500। बेड डेट्स का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देते और हमारा पैसा डूब जाता है तो उसको बेड डेट्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया हमने बेड डेट्स को राइट ऑफ करना है, 1,500 रुपए हमारे डेटर्स हमें नहीं दे रहे, हमारे डेटर्स जो है 1,500 रुपए से डूब गए। तो पैसे जब डूबते हैं तो हमें नुकसान होता है, डेट इज लॉस। और लॉस कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे ये जो बैड डेट्स है, आपको करना क्या है, ट्रायल बैलेंस को एक बार जरूर देखना है, कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें क्या बैड डेट्स गिवन है या नहीं। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में देखो क्या ऑलरेडी पहले से हमें कोई बैड डेट्स दे रखा है, ये रहा। तो ऑलरेडी हमारे पास बैड डेट है 2,000 रुपए। हाँ, वो बात की बात है, वो तो इनकम है, उसे इनकम साइड शो करेंगे, वो इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने पहले ही कहा था ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। तो बैड डेट्स हमें हमारे पहले भी नुकसान हो चुका था 2,000 रुपए का, और इस बार दोबारा से और नुकसान हुआ हमारा, फर्दर हुआ कितना, 1,500। ये जो एडजस्टमेंट में बैड डेट होता है इसको फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। फर्दर मतलब नुकसान हो गया और नुकसान हो गया। हाँ, तो भाई अब यहाँ पे आप लिखोगे टू बैड डेट्स जो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ऑलरेडी जो हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 2,000, और इसमें अब ऐड करोगे जो और बैड डेट्स हुए, डेट इज कॉल्ड फर्दर बैड डेट्स, जो हमें और बैड डेट्स हुए ईयर के एंड में जाके हुए, कितने रुपए के हुए, 1,500 रुपए के, है ना, 1,500 ये ना, हाँ ठीक है। अब ये तो था हमारा पहला इफेक्ट बैड डेट्स का। अब दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैड डेट्स मैंने क्या समझाया, बैड डेट्स का मतलब होता है जब हमारे डेटर्स हमें पैसा नहीं देते। तो डेटर्स हमारे कौन सी एसेट होते हैं, करंट एसेट, तो यहाँ लिखो डेटर्स। अब आपको ट्रायल बैलेंस में देखना है कि डेटर्स कितने रुपए के हैं, कहाँ है, हाँ ये रहे,
ये रहे डेटर्स, टिक कर देना इस पे। तो हमारे पास जो डेटर्स हैं वो है 60,000 रुपीज के। तो 60,000 रुपीज के जो डेटर्स हैं उसमें से कितना और डूब गया, लेस फर्दर बेटेड्स, लेस फर्दर, मुझे पता है क्या पूछोगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि ये जो आपने तो जो पीछे बैड डेट्स लिखा वो 2000 और प्लस उसमें किया आपने 1500 जो और नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पे जब आप माइनस कर रहे हो तो आप सिर्फ 1500 ही माइनस कर रहे हो, जो 2000 और है वो क्यों नहीं माइनस कर रहे हो। मैंने आपको पहले ही समझाया था बच्चों के ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम होता है उसके ऑलरेडी डबल इफेक्ट हो चुके होते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट है वो पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है, वो जब हुआ होगा ना तो उसकी जर्नल एंट्री भी हो चुकी होगी, वो डेटर में से माइनस हो चुका होगा। तो ये वाला जो डेटर दे रखा है आपको 60,000, इसमें ऑलरेडी वो 2000 वाले जो बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, ओल्ड बैड डेट्स जिसको हम बोलते हैं, वो माइनस हो चुके हैं। जो एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट्स होते हैं उसका डबल इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो डेटर में से माइनस नहीं हुए, इसलिए हमने उसको यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा करते हैं, चलो आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट। बैड डेट्स के बाद वो कह रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने दिया है 400 रुपए एडवांस, दैट इज कॉल्ड प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस में इंश्योरेंस दिया है तो वो प्रीपेड है। प्रीपेड मतलब अगले साल का खर्चा। अब भैया अगले साल का खर्चा इस साल रखने की जरूरत नहीं है, उसे क्या करेंगे, माइनस। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, मैंने समझाया था। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में देखो कि आपको कहीं इंश्योरेंस दे रखा है, ये देखो ये रहा इंश्योरेंस, 3000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम हमें गिवन है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम शो करते हैं, इंश्योरेंस देना हमारे लिए एक लॉस होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम 3000 रुपए, जिसमें से हम लेस करेंगे प्रीपेड। किसी को अगर प्रीपेड में डाउट हो तो पूछ लो कि लेस क्यों करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है हमें 400 रुपए का, हमने लेस किया तो ये आ गया 2600। ये था इसका पहला इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट, प्रीपेड हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि हमने एडवांस में पैसा दिया है तो हम वापस भी ले सकते हैं। तो करंट एसेट में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए। अब ये प्रीपेड लेस ही क्यों हुआ, प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, एडवांस यानी अगले साल का। आप ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो ये फॉर द ईयर एंडेड है, फॉर द का मतलब होता है करंट ईयर, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर। हाँ हाँ, अब ये जो करंट ईयर है ये है 2020, यहाँ पे डेट मैंने ऊपर लिखी हुई है 31 मार्च 2020, यहाँ भी सेम डेट आएगी। तो 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस बना रही हो, है ना, और खर्चा आप अगले साल का दिखाओगे उसमें। आप 2020 का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, यानी कि 2020 का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर सिर्फ 2020 की इनकम होनी चाहिए और 2020 का ही एक्सपेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई 2021 का भी एक्सपेंस आप 2020 में कर रहे हो तो क्या वो इंक्लूड होना चाहिए 2020 में। यहाँ तो माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सक्लूड किया है मैंने, एसेट में इसलिए लिखा है क्योंकि वो पैसा मेरे को मिल सकता है फ्यूचर में। 3000 के अंदर ही तो वो कह रहा है कि 400 रुपए एडवांस है, और एडवांस में कहाँ से, जब तुम इंश्योरेंस दोगे, तुमने 3000 इंश्योरेंस दिया, उसमें से 400 रुपए एडवांस है। अब तुम ये बोलोगे सर कहाँ लिखा है, कहाँ, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। कैसे, अब थोड़ी ना दिया है तुमने, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुमने जब ये 11 शुरू हुई थी तुमने 12th की फीस दे दी मुझे एडवांस, है ना, ईयर के एंड में थोड़ा ना दी 31 मार्च को आके, वो तो जब तुमने मुझे 11th की फीस दी थी उसके साथ तुमने 12th की भी भर दी। अब मुझे, अब तुम्हें खर्चा लिखना है करंट ईयर का, तो जब तुम करंट ईयर का खर्चा लिखोगे तो 11वीं क्लास में तुमने 12वीं की भी फीस दी है, मान लो, है ना, तो क्या वो तुम्हारे 12वीं का खर्चा भी 11वीं का है। हाँ, तो 12वीं का अकाउंट कब आएगा, जब अगले साल 12वीं में आओगी ना, तो फिर अगले साल का खर्चा है ना वो, और इस साल के खर्चे में दिखाओगे 11वीं के खर्चे में उसको, क्योंकि अगले साल अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी फीस रिफंड हो जाएगी ना, फिर तो वो खर्चा कैसे हुआ अगर वापस मिलेगा,
खर्चे का मतलब क्या मैंने बताया था, एक्सपेंस क्या होता है कि एक बार पैसा जेब से निकले वापस ना आए, लेकिन प्रीपेड एक ऐसी चीज है कि वो वापस आ सकता है, तो फिर एक्सपेंस तो नहीं हुआ वो, इसीलिए वो एसेट हुआ, क्योंकि हमें पैसा फ्यूचर में मिल सकता है। और हम खर्चे में से यहाँ पे इसलिए उसको लेस करते हैं क्योंकि वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है। हाँ उसमें इंक्लूड था। हाँ एडवांस उसका मतलब क्या होगा, पहले दे चुके हैं, पहले ही दे दिया हमने, करंट ईयर में क्यों, ईयर के एंड में आगे क्यों देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपेड की कहानी खत्म। प्रीपेड के बाद बारी आती है किसकी, देखो कह रहे 80% ऑफ द कमीशन अर्नड वाज रिसीव्ड एंड क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। तो कह रहे हैं कि हमें जो भी कमीशन मिली है ना, बहुत ध्यान से सुनना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है इसने यहाँ पे। कह रहा है हमें जो भी कमीशन हमने अर्न की है उसमें से 80% जो कमीशन है वो हमें मिल चुकी है और हम उसे क्रेडिट भी कर चुके हैं कमीशन अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर। अब हमें देखना ये है कि हमें जो कमीशन है वो मिली कितनी है, पहले पीछे क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये देखो 6000, ये जो हमें कमीशन मिली है ड्यूरिंग द ईयर वो सिर्फ 80% है। 80% ही कमीशन हमें कैश में मिली है। मतलब ये पूरी 100% कमीशन नहीं है बच्चों। फिर दोबारा से पढ़ते हैं, फिर इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है इन्होंने। ये कह रहे 80% ऑफ द कमीशन अर्न्ड वाज रिसीव्ड। कह रहे हमने 80% कमीशन जो कमाई थी, हमने जो कमीशन कमाई थी 80% ऑफ द कमीशन अर्न्ड, फिर ध्यान से 80% ऑफ द कमीशन अर्न्ड, जो कमीशन हम कमा चुके थे उसका 80% कमीशन जो है वो हमें मिल गया 6000। 80% कमीशन हमें कैश में मिल गया और हमने उसे क्रेडिट साइड में लिख भी दिया। कमीशन मिलना इनकम होता है, हमने उसे क्रेडिट साइड में लिख भी दिया ड्यूरिंग द ईयर। एक बात बताओ, कमीशन अर्नड का मतलब क्या हुआ कि भैया कमीशन क्या तुमने 80% ही कमाई है, 80% तो कैश में मिली है, कमाई कितनी होगी पूरी 100%, 100%। लेकिन क्वेश्चन में जो अमाउंट तुम्हें दे रखा है वो सिर्फ कौन सी कमीशन का दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कमीशन है 6000, ये सिर्फ कितनी परसेंट है बताओ। अब फिर एक बात मैं बता दूं, आप करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 2020 में आप कमीशन कमा चुके हो पूरी 100%, लेकिन 100% में से जो कैश में आपको मिली है वो सिर्फ कितनी मिली है 80%। बाकी की 20% बाकी की 20% को क्या बोलेंगे, दैट इज एक्रूड कमीशन, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। हम पैसा कमा चुके हैं लेकिन हमें अभी तक मिला नहीं है। तो 100% में से 80% मिला, 20% आउटस्टैंडिंग है, दैट इज एक्रूड। लेकिन 20% निकालोगे कैसे, सवाल तो ये उठता है, असली कैलकुलेशन तो यही है 20% निकालने की। तो कुछ बच्चे यहाँ दिमाग लगा रहे हैं वो 6000 का 20% निकाल देंगे, गलत। 6000 तो अपने आप में 80% है, 80% का 20% कैसे निकाल लोगे। अब सुनो, ये मैंने बताया भी था तुम्हें, मैथ्स का एक रूल होता है। अब मैथ्स का रूल ये कहता है कि किसी भी चीज को अगर आपने 100% बनाना होता है ना, तो उसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कैसे, यहां ध्यान दो सारे। 6000 रुपए हमारा 80% है, 6000 का परसेंटेज कितना है 80। अब इसी के परसेंटेज को मैं कर देता हूं रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 100/80, है ना, 100/80 होगा। अब 100/80 को अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास कितना 7500। चेक करके देख लो। 100/80 अगर मैं करूंगा, एक मिनट रुको 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 नहीं, ये कितना आ रहा है, करना है इसको शेयर करो सो जल्दी। तो ये जो 100/80 है ये 7500, यानी कि हमने जो कमीशन कमानी थी, जो हम कमा चुके हैं पूरे साल में, वो 7500 कमा चुके हैं। और उसमें से सिर्फ जो कैश में मिली है वो कितनी मिली है 6000, यानी कि 7500 में से अगर मैं माइनस कर दूं 6000 तो बचे कितने 1500। ये क्या है मेरी एक्रूड
कमीशन इन, हाँ 20% वाली कमीशन आ गई, डेट इज इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अब इसको कैसे हम शो करेंगे एडजस्टमेंट में, मतलब इसके डबल इफेक्ट, 2 लाइनें छोड़ देना, यहाँ लिखना बाय कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है सारी इनकम, तो बाय कमीशन, और हमें जो कमीशन कैश में मिली है वो है 6000, जिसमें हम ऐड करने वाले हैं एक्रूड कमीशन। यहाँ पे तो आपने ऐड नहीं करी इस साल जो मिली, तो इस साल जो खर्चे नहीं थे हमारे, और ये हम वैसे इस साल हम ऐड कर कमा तो चुके हैं ना इस साल, ठीक है ना, इस साल कमा तो चुके हैं, अपनी इनकम अर्नड है, वो इनकम अर्नड कमा चुके हैं, तो इस साल का इनकम अर्नड है तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो 1500 पहला इफेक्ट। एक्रूड पैसा मिलना है, आज नहीं मिला कल मिलेगा जरूर, तो मेरे लिए वो क्या बन गया, करंट एसेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको एक्रूड कमीशन 1500 रुपए। सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर करो, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस ही ये वाला था 6000। किसी भी चीज को बेटा अगर आपने 100% बनाना हो तो उसकी परसेंटेज को रेसिप्रोकल कर दो, अगर 80 है तो 100/80 कर दो, 50 है तो 100/50 कर दो, आपको 100% वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारी एडजस्टमेंट्स तो सारी सॉल्व हो चुकी हैं, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, सभी अकाउंट्स को क्लियर करना। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, बस उसी ट्रायल बैलेंस को फॉलो करना है और करते चले जाना है। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्योंकि डेट है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके आगे अमाउंट हमें दे रखा है 50,000 रुपीज। फिर हमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक के बाद फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, ये सारे एडजस्टमेंट में हम सॉल्व कर चुके हैं। डेटर्स के बाद हमें सीधा दे रखा है ड्रॉइंग्स। तो ड्राइंग्स हम यहाँ पे लास्ट में शो करते हैं, किसमें बच्चों, कैपिटल में। हम ड्राइंग्स को हमेशा माइनस करते हैं, तो कैपिटल लिख के छोड़ दो, कैपिटल लिख के छोड़ दो, उसमें सिर्फ क्या कर दो, लेस ड्राइंग्स। नहीं, जब आएगा कैपिटल का अमाउंट मैं तब लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का अमाउंट दे रखा है मुझे 20,000 रुपए। यहाँ पे कम से कम लाइनें छोड़ देना भाई, एंड लिखना है बिल्कुल एंड, जहाँ पे बैलेंस शीट एंड करनी होगी, तो यहाँ पे काफी लाइनें छूट जाती हैं। नहीं, कभी भी। अच्छा, ड्राइंग्स के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे देखो शो कर चुके हैं एडजस्टमेंट की वजह से बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है वेजेस, एडजस्टमेंट में हो गया था, सैलरी एडजस्टमेंट में हो गया था, बैड डेट्स एडजस्टमेंट में हो गया था, परचेजेस। अब बारी आती है परचेजेस की, तो परचेजेस हम कहाँ शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक के नीचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेजेस। अब जरा क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, ये देखो क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है, परचेजेस रिटर्न, यानी कि यहाँ पे हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा किसके लिए, लेस परचेजेस रिटर्न के लिए, ठीक है। तो परचेजेस जो दे रखा है वो दे, हाँ 2,40,000 परचेजेस है। रिटर्न मैंने देख ही लिया था, तो मैं भर भी देता हूँ, 2,000 रुपये रिटर्न है। चलो, उसके बाद परचेजेस के बाद हमें दे रखा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। फिर उसके बाद टू टेलीफोन चार्जेस। ये सारे के सारे खर्चे जो है जर्नल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ही हैं ये, तो जर्नल एक्सपेंसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 2400, और टेलीफोन चार्जेस हैं 4800, और जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं 9600। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बच्चों कहाँ पे आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमने बाय सेल्स लिखा है उसमें से हम क्या लेस करते हैं, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट मुझे दे रखा है वो है कितना, 1800 रुपीज। सेल्स जब आएगा तब भर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हो चुका है, और उसके बाद मुझे दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ऊपर की तो 2 लाइनें मैं छोड़ता हूँ हमेशा, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसमें से आप कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो।
नहीं, मैंने क्या कहा था, एक ही मेथड फॉलो करोगे, या तो सबसे ऊपर हमेशा करंट एसेट्स आएंगी, फिर नॉन करंट एसेट्स। कहाँ बताओ? तो मिस्टेक, अच्छा जब वो कह रहे हो सर यहाँ, हाँ ऊपर की 2 लाइनें हमेशा इनके लिए छोड़ के रखना, कैश इन हैंड और बैंक के लिए, बाकी करंट एसेट कहीं भी लिख सकते हो। हाँ तुम्हारे पास अगर स्पेस खत्म हो गया मान लो, करंट एसेट ही तो लिख रहे हो। अच्छा ये कह रहे हो सर नहीं नहीं नहीं, रूल होता है सबसे पहले, हाँ सबसे पहले फॉर्मेट का रूल है कि सबसे ऊपर कैश और बैंक आएगा। अच्छा कैश इन हैंड है 64 और कैश एट बैंक है 95,000 रुपीज। खत्म हमारे डेबिट साइड वाली चीजें। अब क्रेडिट साइड पे हमें दे रखा है कैपिटल। कैपिटल हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 3,20,000 हमने पुट कर दिया। फिर है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? कैपिटल हमने 3,20,000 पुट किया, क्रेडिटर्स आते हैं सबसे ऊपर, लायबिलिटीज होते हैं हमारे लिए क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स का अमाउंट है ₹80,000। क्रेडिटर्स के बाद है परचेजेस रिटर्न 2,000 हो गया था, कमीशन हो गया था, सेल्स सेल्स दे रखी है 4,65,600। देखो यहाँ पे, तो सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करोगे, हाँ क्योंकि पहले आ गई थी 4,65,600, ये हमने सेल्स पुट कर दिया। अब सेल्स के बाद दे रखा है बच्चों बैड डेट रिकवर्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय। बैड डेट रिकवर्ड एक इनकम है, और सारी की सारी इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। तो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, और अमाउंट हमें दे रखा है 1,400 रुपीज। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ही निकालना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब एक बात सुनो, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं बैड डेट रिकवर्ड, वो कह रहे सर यहाँ बैड डेट हुआ तो यहाँ रिकवर भी तो हुआ। भाई ये वाला बैड डेट और ये वाला बैड डेट रिकवर्ड दोनों अलग अलग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जरूर नहीं कि इसी में से रिकवर हुआ, ये अलग रिकवरी भी हो सकती है। आपको बस ट्रायल बैलेंस वाली जो चीजें है ना, उनको आपस में क्लैश नहीं करना है, आपस में मिक्स मैच नहीं करना है कि सर इतना नुकसान हुआ इतना फायदा हुआ तो 100 रुपए का नुकसान यहाँ लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट दे रखा है तो वो आपको यही लिखना है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको बैड डेट रिकवर्ड दे रखा है तो वो आपको यहाँ लिखना है। आपस में प्लस माइनस मत करना कभी भी, ठीक है? अलग अलग ही शो करना उसको, एक्सपेंसेस को अलग, इनकम को अलग, ठीक है? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब ये इनकम साइड है हमारी। अब इनकम साइड में जो सेल्स रिटर्न अगर माइनस किया तो ये आएगा 4,63,800। इसमें ये आप ये क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे तो ये आएगा 4 लाख जो भी है, जो भी है। अब इसमें आप सीधा सीधा माइनस कर दोगे जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं। ये कितना है? 2,40,000 माइनस, तो ये है 2,38,000, और ये है वेजेस में ऐड किया था आउटस्टैंडिंग, तो 25,200। हाँ ठीक है। अब आपका प्लस माइनस करके इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे आप लिखोगे ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 1,54,600। क्लियर? इसका टोटल लिख देना इनसाइड का, खत्म। अब ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है ये कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड में, तो बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या लिखोगे यहाँ पे? ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना। 1,54,600। अब वही सेम चीज, ये सारा आपने ये साइड इनकम को ऐड करना है, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है। यहाँ पे जाके आपको मिलेगा टू नेट प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रांसफर टू कैपिटल, ठीक है? कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद नेट प्रॉफिट जो भी आएगा एडजस्ट करके, यहाँ पे जो कैपिटल दे रखी है यहाँ पे आप ऐड कर दोगे उसमें क्या? नेट प्रॉफिट। अभी
3-4 क्वेश्चन और करेंगे फिर। अब आपने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, टोटल अमाउंट बाहर लिखना है, उसके बाद आपकी जो बैलेंस शीट है उसका टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल, और आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। कुछ नई चीजें सीखी इसमें, बैड डेट सीखा, कमीशन को निकालना सीखा, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या एडजस्टमेंट थी हमने वो सीखा। तो इलिस्ट्रेशंस जो है, इलिस्ट्रेशंस आप लोग नहीं करोगे क्योंकि इलिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। इलिस्ट्रेशन टफ है और उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन मैं करूंगा, क्वेश्चन उसके बेसिस पे 1-2 आप करोगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज क्लास अप।